नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने मिरर्स भी डिस्कस कर लिए थे, स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ऑप्टिकल लेंस। राइट, पीडीएफ्स आप सब लोग पूछते हैं, राइट, उसका हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। सो पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, होपफुली। चलिए तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सो उसको क्या है, फिनोमेना है जिसमें चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। राइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में जो लाइट का पाथ चेंज होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, एयर से वाटर में गया, वाटर से एयर में गया, एयर से ग्लास में गया, ग्लास से जो भी है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। राइट, अभी आप समझिए इस चीज को, अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल नॉर्मल मैंने आपको रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, ये इंटरफेस है दो मीडियम्स का, जहां पर दो मीडियम मिल रहे हैं, एयर और ग्लास फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए। सो 90 डिग्री इन दोनों पे नॉर्मल कहलाती है। ये इंसिडेंट रे जा रही है, ये आपकी नीचे वाले मीडियम में जा रही है रिफ्रैक्टेड रे। आई इंसिडेंट एंगल हो गया, आर रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया। ठीक है, चीज समझ में आ गया। अभी मैं आपको कह रही थी कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। इसका क्या मतलब, इसको आप ध्यान कैसे रख लीजिए। आप अपन तो ये सोच लेते हैं कि सपोज देखिए, जब हम रेयरर से डेंसर जगह जाते हैं, ठीक है, अभी खुली खुली जगह है, अगर हम लोग दिल्ली मुंबई में जा रहे हैं जहां पर डेंस है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग थोड़े पास पास खड़े हैं। राइट, आप इमेजिनेशन करिए, डेंस में पास आ गए, ठीक है, खुले में है, गांव में दूर दूर है। राइट, सो डेंस मतलब नॉर्मल के पास में आ गई है रिफ्रैक्टेड रे, और अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो थोड़ा नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट, हिंदी में एज यूजुअल मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, उसको पढ़ती भी रहूंगी मैं काफी सारी जगह। ये फॉर एग्जाम्पल है, ये इसलिए रखा है, आप लोग अपने घर में भी ये ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली भी, नॉर्मल डे में भी, कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। पेंसिल हुई एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्ट हो गई रेयर से डेंसर आने की तरफ तो हमें उसकी पोजीशन अलग दिख रही है। सो ये हमने बताया डेली लाइफ का एग्जांपल रिफ्रैक्शन ऑफ रेज से। ओके, सो नेक्स्ट, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ रेज जो अपवर्तन है लाइट रेज का, प्रकाश की किरणों का, उसके भी कुछ लॉज हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन का लॉज पढ़ा था। राइट, सो इसके क्या लॉज हैं, नियम है। क्या है, सबसे पहले तो जो इंसिडेंट रे मैंने आपको बताया क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे वो भी अपन ने आगे देख लिया क्या होता है, और नॉर्मल वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया क्या होता है। ये जो तीनों चीजें हैं ये सेम प्लेन में आएगी, सेम प्लेन, ये अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सेम प्लेन। ओके, नेक्स्ट लॉ क्या है, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। राइट, सो अभी साइन थीटा कॉस थीटा टिग्नोमेट्री की टर्म्स है मैथमेटिक्स की। ठीक है, सो हम इसको ऐसे ही ले रहे हैं, साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम। ठीक है, ये होता है स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसको। रिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सेकेंड, जो कांस्टेंट टर्म आई है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया ना ये सारी चीजें, ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, साइन आई साइन आर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है फॉर एनी गिवन मीडियम, लाइट सपोज एयर के लिए क्या है। ओके, आप लोग मुझे बताइएगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ओके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो भी है आप लोग इन दोनों के मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे शुरू करते हैं सबसे पहले तो। हाँ, सो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, चलिए अभी दूसरी चीज देखते हैं। ये स्नेल्स लॉ जो मैंने आपको बोला, ये मीडियम वन, ये मीडियम टू, ये यहां से गई है, ये देखिए। ठीक है, डेंसर से रेयरर की तरफ गई, इधर हो गया, ये थीटा वन थीटा टू, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आ गया। चलिए अभी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से भी मेजर किया जा सकता है। साइन इज अ लिटिल टिपिकल चीज, तो हम इसको दूसरी तरह से मेजर कैसे करते हैं ये देखिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या है लाइट की एयर में, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 3 इंटू 10 टू द पावर वॉट है ना, ये आप लोग मुझे बताएंगे। इतना तो मैंने बता ही दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, राइट। सो v1 by v2 ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान रखिएगा हमेशा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सपोज जैसे अभी आप ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है, तो कैसे आप देखेंगे, सिंपल से कि भैया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या है, क्योंकि एयर और वैक्यूम का हम मान के चलते हैं कि एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि उसको आप एक तरह से फिक्स्ड मान के चल सकते हैं कि ये इसका इतना ही रहता है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सबसे ज्यादा होती है एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, सो वैक्यूम के अंदर, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट, यही सब चीजें हैं कि मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर वैक्यूम को हम बोलते हैं, वैक्यूम को कंसिडर कर रहे हैं अगर मीडियम 1, सो मीडियम 2 कुछ भी हुआ, ग्लास हुआ, वाटर हुआ, एनीथिंग, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं इनफैक्ट निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ आ गया। चलिए ये सब चीजें बहुत सिंपल थी, अभी हम लेंसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेंसेज क्या है, दो तरह के लेंसेज होते हैं। अगेन कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अपन ने पिछली बार जो चीज समझाई थी आपको मिरर्स के टाइम पे, वैसा ही है। कॉनकेव मतलब जिसका केव वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हिस्सा होगा, और कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग हिस्सा जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग हिस्सा होगा, राइट। लेकिन अब इसमें एक चीज समझिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों, क्योंकि आप देखिए आप एक चीज समझिए, देखिए हम लेंसेज कैसे बना रहे हैं, ये लेंस हुआ, इसका ये हिस्सा भी रिफ्लेक्टिंग है, इसका ये हिस्सा भी रिफ्लेक्टिंग है। प्लेन में तो हम क्या, एक हमारा जो है पूरा पॉलिश सरफेस होता था, इसमें भी पॉलिश्ड हो सकता है दूसरा, लेकिन जनरली जब हम डिस्कस करते हैं तो डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, सो ये हुआ। अभी आप देखिए सारी की सारी रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो जाके अपनी लेंस के उस साइड में कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। सो कॉन्वेक्स लेंस जो हुआ हमारा वो कन्वर्जिंग हुआ इस केस में, और वो हमारी रियल इमेजेस प्रोड्यूस करता है, एक्सेप्ट फॉर वन केस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ आ गया कॉन्वेक्स लेंस का चक्कर। और कॉनकेव का क्या है इसके बाद में, कॉनकेव का ऑब्वियसली डाइवर्जिंग है, वर्चुअल इमेजेस बना रहा है, ये डाइवर्जिंग लेंसेज को कह रहे हैं। इसके दोनों साइड्स क्या है, कॉनकेव। समझ आ गया। ओके, यही लिखा डबल कॉनकेव वगैरह। ओके चलिए, जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे ना पीडीएफ्स को, तब आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेनिंग ताकि आप रिकॉल कर सके। अभी मैं ऑप्टिकल फोकस और ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ऑप्टिकल फोकस क्या होता है, लेंस का सेंटर, जैसे कि ये है हमारा, तो इसका जो सेंटर आएगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। और प्रिंसिपल रे, जब ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास हो रही है आपकी, जो भी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, मुख्य अक्ष जिसे कहते हैं। फोकस क्या हुआ, जहां पर सारी रेज मीट कर रही है, हमारी इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर रही है, वो हुआ हमारा फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इधर मीट करेंगी, उधर आगे की साइड में, और कॉनकेव में इधर पीछे की साइड मीट करेंगी। समझ में आ गया। ओके, अभी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछली बार सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, यहाँ पर हम 2f बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डबल ऑफ फोकल लेंथ। समझ में आ गया। अपन ने बताया था कि भाई ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये एक बड़े वाले स्फेयर का हिस्सा है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो उसकी जो रेडियस हुई 2f हो गई, और फोकल लेंथ हमारा पता है क्या है। समझ आ गया 2f वाला फंडा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या f1 f2 लिख रखा है यहाँ पर। सो ये वाला लेंस जब हम कंसिडर कर रहे हैं उस साइड वाला, तो f1 देख लीजिए, इस साइड वाला लेंस कंसिडर कर रहे हैं तो f2 देख लीजिए। दो लेंस है इसलिए 2f एंड 2f। समझ में आ गया। f1 f2 हमने क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है। ओके गाइस, चलिए अभी
साइन कन्वेंशंस ये भी डिटेल में अपन ने वहां डिस्कस किया था, मैं आपको ब्रीफली यहाँ भी बता देती हूँ। ऊपर की तरफ जो डिस्टेंसेस होंगे, हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जा रही है वो पॉजिटिव है, डिस्टेंसेस जो राइट की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिव है। समझ आ गया? ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही है सारी चीजें, ठीक है, साइन कन्वेंशन वाला। ओके चलिए, अभी हम रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है कि जो लाइन पैरेलल आएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के लेंसेज पे, वो कहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होएगी? फोकस के ऊपर, राइट। सो कहां पर है ये केस? पैरेलल आई फोकस के ऊपर पास हुई। अच्छा, अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही डायरेक्ट पास हो जाएगी, वो उसका कुछ भी डिविएशन नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फोकस से पास होती हुई आ रही है हमारी इंसिडेंस रे, तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल निकल जाएगी। समझ आ गया? बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, चुटकी में अगेन हमारे क्या हो जाएंगे? डायग्राम्स तैयार हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला केस हम कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करते हैं। जैसा कि कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस थी, कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्जिंग है, ये रियल इमेजेस बना रहा है, तो इसमें हम 6 कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड 2f अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। यहाँ वाले f1 थे, वो वाले f2 थे, तो इन दोनों के बीच में हमारी इमेज बड़ी बनेगी, रियल बनेगी हमारी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी लेकिन डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज 2f पे अगर पड़ा है तो उस साइड 2f पे ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज बनेगी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड 2f, f1 एंड 2f पे हुआ, रियल बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और 2f के पीछे कहीं पे बनेगी, उस साइड बनेगी, राइट। ऐसे ही हमारे ये तीनों चीजें भी है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर f1 पे पड़ा है हमारा तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, अगर f1 और o के बीच में है, ठीक है, इतना क्लोज, तो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी और बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। अगर इंफिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी हमारी इमेज? f2 पे, फोकस पे, ओके। ऐसे ही हमारी कॉनकेव की है, इंफिनिटी पे होगी तो f1 पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी इसमें। और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अगर इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है गाइस? हमारी इमेज बन रही है इधर f1 के बीच में, O और F1 के बीच में। समझ आ गया? चलिए, ये टेबल है हमारी, ये जो मैंने अभी बोला है यही सब आपको ध्यान रखिए, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जिसमें आपको भी बताया लास्ट केस में, ओके। ये टेबल्स आप लोग आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला एक रिलेशनशिप बिटवीन है, किसके रिलेशनशिप है, किसके बिटवीन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड हमारी फोकल लेंथ, ओके। समझ आ गया? तो क्या है फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेगेटिव साइन क्यों है? हाइट और इमेज के ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। समझ आ गया? अगर ऐसा कुछ होता है तो 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ में आ गया लेंस फॉर्मूला? क्लियर। मैग्निफिकेशन वैसा ही है हमारा जैसा हमने मिरर्स में बात करी थी, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक तो ये है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द v क्या है? इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। ये दो तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड आपको लग रहा होगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हमने बहुत अच्छा जस्ट पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया है, ओके। सो इसीलिए ज्यादा टाइम इसमें लगाने का मतलब नहीं है, राइट। दूसरी चीजें डिस्कस करते हैं आगे। पावर ऑफ लेंस 1 फोकल लेंथ, सिंपल, इतना सा ध्यान रखिए। पावर ऑफ कोई भी लेंस निकालना है 1 फोकल लेंथ। न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन कभी जब आगे, तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें। और पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है? पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर, ओके। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। यूनिट क्या है? डायोप्टर, DIOPTER, ओके। चलिए, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? जब सपोज कोई लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर की तरफ,
डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है तो क्या होता है, एक एंगल ऐसा आता है जब वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है इंसिडेंस रे का, तो क्या होता है पूरी की पूरी लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती है, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ बाहर जाती नहीं है। देखिए ये हमारा N1 N2 ये हुआ हमारा, क्या हुआ, इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्ट हुआ। अभी क्या किया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे अंदर नहीं आई लेकिन वो 180 डिग्री पे निकल गई। अभी थोड़ा और अगर हम एंगल ऑफ ये बना लेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, पूरी की पूरी रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, किसको, जिससे अगर हल्का सा भी एंगल बड़ा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। समझ में आया, मतलब सपोज किसी का क्रिटिकल एंगल 48.6 डिग्री है, राइट, तो अगर 48.6 डिग्री 49 हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए अभी इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, कितना पता चल रहा है ना ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का, अपन को आजकल कितना पढ़ने में आ रहा है। सो यस, उसमें TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फंडा यूज होता है। देन हमारा डायमंड्स, डायमंड्स जो शाइन करते हैं उसमें भी यही फंडा इस्तेमाल होता है। देन मिराज, ये आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, मैंने तो किया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। क्या होता है ना, जब सपोज आप अभी रोड पे जा रहे हैं, बहुत या तो धूप है, मान लीजिए बहुत गर्मी है, तो क्या होता है आप देखेंगे कि जैसे से आप कार के आगे थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे रोड पे, आपको दिखेगा यार पानी पानी है वहां पे, लेकिन आप जैसे पास पास आएंगे वो पानी नहीं दिखेगा। दैट्स अ मिराज, उसको हम कहते हैं मिराज, वो एक इमेज है, राइट, वो एक इमेज है, एक्चुअल में पानी नहीं है। सो दैट इज इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं मिराज। समझ आ गया, वो रिफ्रैक्शन का ही एक हिस्सा है। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लास्ट टॉपिक है लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब लोग भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे प्रिज्म होता है, राइट, आप लोग अगर हल्का सा धूप में ले जाके प्रिज्म को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अंदर जो रे जा रही है, लाइट रे, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, ब्रेक हो गई। क्यों, क्योंकि हमारी जो लाइट रे है वो 7 कलर से मिलके बनती है। कौन से 7 कलर से मिलके बनती है, विबग्योर, VIBGYOR, यस, रेनबो, जो रेनबो होता है वो उसी की तो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट की हमारी, है ना। तो V से आपको पता होगा ना क्या बोलते, नहीं पता, कैसे नहीं पता, विबग्योर अपन याद करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, विबग्योर। सो इससे क्या होता है ना, जब लाइट रे आपकी ट्रैवल कर रही है, सपोज ग्लास में ट्रैवल किया उसने, है ना, ग्लास हम मीडियम कंसिडर करते हैं, तो क्या होता है कभी कभी हर कलर का एक रिफ्रैक्शन अलग तरीके से होता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग तरीके से होती है। तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है उसकी ये चीज, रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है। सो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, रेड कलर की, तो वो सबसे कम बेंड होता है और सबसे जल्दी निकल जाता है, और सबसे कम स्पीड है हमारी वायलेट कलर की, ठीक है, तो वो और बेंड होते होते स्लोली निकलता है हमारा। समझ में आ गया क्या मतलब है। और वेवलेंथ है तो उसमें कोई बात ही नहीं है कि रेड है तो सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ है, वायलेट है तो उसकी वेवलेंथ कम है। समझ आ गया रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन कलर्स की स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा अंदर जाने पे क्या क्या स्पीड है, किस तरह से वो लोग बाहर निकल रहे हैं, वेवलेंथ क्या है, इन सब चीजों से। सो जैसा कि मैंने कहा, देखिए व्हाइट लाइट अंदर गई, स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और सबसे ऊपर हमारा है रेड कलर, ठीक है। सो रेड सबसे कम बेंड हो रहा है, रेड की स्पीड सबसे फास्ट है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, उसकी स्पीड सबसे स्लो है, एंड सेम गोज विद द वेवलेंथ आल्सो। समझ आ गया, क्लियर है गाइस, ओके, यस। सो यस, आज के लिए इतना ही, होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स और कंफ्यूजन्स है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने रिफ्लेक्शन में काफी अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया था, इस बार इसलिए एक रिविजन के तौर पे अपन ने जल्दी से भी कर लिया है ये टॉपिक कंप्लीट, काफी और इंपॉर्टेंट चीजें भी कंप्लीट हो गई है। सो यस, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सजेशंस प्लीज दे दीजिएगा, फिजिक्स में क्या टॉपिक चाहिए, बायो में क्या टॉपिक चाहिए, इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, एंड यस। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम्स पास आ गए हैं, अगर उससे पहले मैं नहीं मिल पाई उसके लिए तो, एंड जैसा हमेशा कहती हूँ, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी गाइज, बाय बाय।